इस परिवार का एक नाता होता है कलम और दवात का। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा लगा कि आगे चलकर क्या इसी फील्ड में आना है, आपको नरेशन जाना है, उद्घोषक बनना है, या तो घर वाले ने कुछ और सोच रखा था, कुछ और बनाना चाह रहे थे आपको? इस विषय में मुझे बहुत साफ बात कहनी है कि मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ ये सोचा ही नहीं मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। वो एक गाना है ना कि जो ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, जो कुछ भी मिला उसको मैं लेकर चल पड़ा। मैं अपने को ये समझता था कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। जो मुझे करने का मौका मिलेगा करके ट्राई करूँगा। हम 4 भाई थे जैसा कि मैंने आपको बताया, और हमारे घर में आईएएस, पीसीएस की फैमिली थी। मगर मैंने कभी कंपटीशन देना ही नहीं ज़रूरी समझा, कि मुझे लगता था मैं पास ही नहीं हो पाऊँगा, तो मैं क्या कंपटीशन दूँ। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे अगर जीवन में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ ने प्रभावित किया तो रेडियो, और रेडियो पे उद्घोषकों और उद्घोषिकाओं की आवाज़ ने, जिसमें अमीन सयानी बिनाका गीतमाला के होस्ट सबसे अधिक प्रभावित करते थे। और मुझे ज़िंदगी में ये मुकाम मिला इलाहाबाद आने के बाद, गंगा पर काम करने के दरमियान, कि मुझे अमीन सयानी साहब के माध्यम से अमीन सयानी अवार्ड दिया गया। संजय श्रीवास्तव से संजय पुरुषार्थी तक का जो सफ़र आपका रहा, जी। ये जो शब्द आपको मिला, संजय पुरुषार्थी, जो टाइटल, ये कब आपके नाम के साथ जुड़ा और इसके जुड़ने का क्या मकसद था और इसके पीछे की एक स्टोरी बहुत शॉर्ट में जानना बिल्कुल, मैं शॉर्ट में ही आपको बताता हूँ। देखिए, संजय श्रीवास्तव नाम के शहर में क्या पूरे देश में आपको कम से कम कुछ नहीं तो 2 लाख लोग तो मिल जाएंगे। ज़्यादा। ज़्यादा आ गया ना। मैं कोई आर्टिकल लिखूं, मैं कोई कविता लिखूं, मेरी कोई समीक्षा छपे अखबार में, तो दूसरा संजय श्रीवास्तव आके मुझे पढ़ाता था, देखो मेरी छपी है। मगर मैं कुंठित होता था, मैं क्या करता, मैं प्रूफ ही नहीं कर पाता था कि यार मैंने फ़ोटो नहीं छपती थी अखबार में। समय बीतता रहा, बात 1992 की आई, और बस्ती जनपद में मैं था उस समय। सफदर हाशमी का एक नाटक हो रहा था, समरत को नहीं दोष गोसाई, उसका वॉइस ओवर मुझे देना था, और पर्दे के पीछे से बोलना था, जैसे महाभारत में आपने आवाज़ सुनी थी। जी। उसमें था कि मैं समय बोल रहा हूँ, और मैं अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार मैं समय नहीं हूँ। ये मेरी स्क्रिप्ट थी, और पर्दे के पीछे से बोलना था। गोरखपुर विश्वविद्यालय की हमारे तत्कालीन विभागाध्यक्ष, तो देश की बड़ी रंगकर्मी रही, डॉक्टर श्रीमती गिरीश रस्तोगी, वो चीफ गेस्ट थी, और मैं पीछे से वॉइस ओवर दे रहा था। और जब उनको ये पता लगा कि ये संजय की आवाज़ है, मैं उनकी एक नाट्य संस्था थी गोरखपुर में, रूपांतर, उसमें भी जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने वही मंच पर मुझसे कहा कि आज से तुम सरकारी अभिलेखों में लेन देन के मामले में तुम संजय श्रीवास्तव बने रहो, लेकिन कला के मंच पर, साहित्य के मंच पर, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब भी तुम सामने आना तो तुम संजय पुरुषार्थी बनना, और इसका तुमको लाभ मिलेगा। समय बीतता रहा, मैंने उस बात को हल्के में लिया, बहुत तवज्जो नहीं दी। फिर मेरी मैरिज हुई तो मेरी वाइफ ने भी मुझसे कहा कि आप अपना नाम संजय पुरुषार्थी करके ही यूज़ करिए, और सचमुच मैं आप अपने ऑफिस में और हर जगह, बैंक में संजय श्रीवास्तव हूँ। लेकिन संजय पुरुषार्थी होने के बाद अब मैं ये महसूस करता हूँ कि पूरे देश में अभी तक तो एक ही संजय पुरुषार्थी सुनने को मिला है, दूसरा कोई हो तो मैंने अभी सुना नहीं। ये सब गॉड ने भी आपको क्रिएट किया है, बहुत तरासा है, सजाया है आपको, तो सही बात है। जैसा कि आपका नाम है संजय पुरुषार्थी, उसी तरह का पुरुषार्थ आपके अंदर झलकता है, और उसी तरह से आप जो है अपनी लगातार आवाज़ से लोगों को मोहित भी कर रहे हैं, सम्मोहित कर रहे हैं, और इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मतलब मैं लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा हूँ या मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। एक छोटा सा दृष्टांत आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अपने दर्शकों से भी शेयर करना चाहता हूँ, कि एक बार मैं राष्ट्रीय मंच पर था, उद्घोषणा कर रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही। ये कुछ छात्र थे जो वहाँ पहुँचे थे कार्यक्रम देखने के लिए, जिसमें छात्राएं भी थी। मैं मंच से जब निकला प्रोग्राम के एंड पे, तो मुझे घेर लिया सारे छात्र छात्राओं ने, और उन्होंने मुझसे पूछा, बड़ा अच्छा दृष्टांत है, आप भी सुनिएगा, कि
सर आप इतना अच्छा बोलते कैसे हैं? मेरे लिए बड़ा अजीब सा माहौल था। मेरे लिए तो एक काम था, मैं काम करके मन से नीचे उतर आया था। तो मैंने कहा आपको आवाज़ अच्छी लगी? एक एक संवेद स्वर उठा, हाँ हाँ सर आपसे अच्छा, सर 10 दिन से सुन रहे हैं खाली आप ही को। अच्छा, फिर कुछ लड़कियों से मैंने पूछा आप लोगों को भी अच्छा? हाँ सर, बट आप बोलते कैसे इतना अच्छा है? फिर लड़कियों का स्वर था। मैंने कहा कभी ईश्वर का स्वर सुना है? बोले अरे सर कैसी बात करते हैं, ईश्वर का स्वर कौन सुनता है, किसको पता है ईश्वर कैसे बोलता है? मैंने कहा इस मंच पे बहुत सारे एंकर आते हैं और आते रहेंगे, इतनी भीड़ है आप लोगों की और सबको मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है, तो भाई ये मेरी तो आवाज़ नहीं है, ये तो आवाज़ ईश्वर की है और ईश्वर की ही आवाज़ सबको भाती है, इंसान को इंसान की आवाज़ नहीं भाती है। खूब क्लैपिंग हुई और मैं आगे बढ़ गया। और मैं आज भी मानता हूँ ई जो है वो प्रत्यय है और स्वर जो है वो हमारे कंठ से निकलता है, और जैसे ही हमारे इस ईश्वर में से ई हटता है हम मुर्दा हो जाते हैं और शमशान और कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। ईश्वर ईश्वर है, इसको स्वीकार करिए। सही बात है कि जहाँ से ईश्वर निकल जाएगा वहीं ऊपर ई हटा कि गया। तो शमशान घाट अक्षय हो जाएगा। बिल्कुल। सर गोरखपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए फिर पीएचडी, जी जी। लेकिन रास्ता सीधा नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। उस दौर में कोई एक ऐसा मोमेंट था जब लगा कि सब छोड़ देना चाहिए, और क्या हुआ था एग्जैक्टली? सर बड़े अच्छे आपके प्रश्न हैं। पहले तो मैं आपको बहुत बधाई दूं भाई, कहाँ से खोज के इतने अच्छे प्रश्न आपने बनाए हैं। सर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बड़ा, मतलब कहते हैं ना यहाँ तक अटक जाए और अब डूब ही जाएंगे वाली स्थिति लग रही हो, गप से ऐसा हो कि पनिया घट जाता था तो मैं आराम से किनारे आ जाता था। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं आया चुनौती के लिए मैं सोचूं कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, जो मिल जाएगा वो कर लेंगे। तो ये सोच कर मैं अपने जीवन को जी रहा था। उसी दरमियान मुझे 1 डेढ़ वर्ष का संघर्ष करना पड़ा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और फिर मैं क्लास 2 अफसर हो गया, कंपटीशन दिया, मैं सेलेक्ट हो गया, और फिर मैं करीब 20 साल तक मैं क्लास 2 अफसर रहा। और लेकिन फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आने लगी तो मुझे लगा कि अब मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, और मेरे अंदर का जो कलाकार था वो बहुत ज़्यादा मुझे उकसाता था। तो मैंने वहाँ से अपनी जान छुड़ाई, प्रणाम किया और मैं इलाहाबाद आ गया। इलाहाबाद आने के बाद उसी यात्रा के क्रम में आज आपसे मिल पा रहा हूँ।